हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। तो साथियों, सबसे पहले हैप्पी दिवाली। आज दिवाली का दिन है और आज ही मैं आपके बीच में नरेशन का कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूं आपके बुक प्लिंथ टू पारामाउंट का। देखिए, सबसे बेस्ट बुक है प्लिंथ टू पारामाउंट और इसके नरेशन का हर एक पॉइंट मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ। और अभी तक अगर आपको नरेशन में कोई भी दिक्कत होती थी, कोई भी परेशानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में होती थी, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको आने वाले दिनों में कोई भी परेशानी नहीं होगा। ठीक है साथियों, सिर्फ आपको ये वीडियो देखना, आपका कंप्लीट थ्योरी कवर हो जाएगा, बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। ठीक है साथियों, और आपको पता है कि नरेशन का वेटेज कितना होता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, नरेशन का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो आप एक भी मिनट इसको मिस नहीं करेंगे, स्किप नहीं करेंगे, ध्यान से हर एक पॉइंट को देखेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से क्लियर करते चलें। ठीक है साथियों, तो आज का पॉइंट अभी तक आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग नरेशन करने वाले हैं। ठीक है, नरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, है ना। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये नरेशन वाला पार्ट। क्लियर? तो ये नरेशन हम लोग सॉल्व करने, ये नरेशन का हर एक पॉइंट देखने वाले हम लोग। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। चलिए करेंगे वीडियो शुरू। उसके पहले हर वीडियो की बात ही, आज भी हम लोग एक मोटिवेशनल कोट्स को देखेंगे और इससे एनर्जी लेकर वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ये एक बहुत ही फेवरेट लाइन है हमारा। ठीक है, और ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपने जिद पर अड़ तो सही। बात समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरीके से आपको लगे रहना, चूंकि आज दिवाली है और आज दिवाली के दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। चूंकि मैं आप लोगों से सॉरी भी करना चाहता हूं, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जा रहा था और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था साथियों, है ना। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इस कारण से वीडियो नहीं आ पा रहा था। तो दिवाली के दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके आने वाले एग्जाम को और अच्छे तरीके से आपका तैयारी और बढ़िया हो सके, इसीलिए। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं शुरू नरेशन। देखिए, नरेशन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि नरेशन दो पार्ट में बटा है। ध्यान से समझिएगा साथियों। सबसे पहले मैं आपका प्लिंथ टू पारामाउंट बुक कंप्लीट कवर कराऊंगा। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें जानते हैं, उसके बाद बुक मैं शुरू करूंगा। देखिए, नरेशन को दो पार्ट में बांटा गया है, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है साथियों, नरेशन दो पार्ट में कौन कौन? सबसे पहला डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। ये दो नरेशन हो गया। डायरेक्ट मतलब क्या हुआ? जैसे कोई व्यक्ति ने कुछ बोला, ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति दो पर्सन, ऐसा समझिए, एक पर्सन यक्स है, ठीक है, एक पर्सन वाई है। तो जब यक्स ने वाई से डायरेक्ट बोला, तो जो भी कुछ बोला वो डायरेक्ट स्पीच होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा समझिए जेड पर्सन एक और आ गया यहां पर। तो यक्स ने वाई के बारे में बोला लेकिन जेड से बोला। समझिएगा, यक्स ने वाई के बारे में बोला लेकिन जेड से बोला, और फिर जेड फाइनली इसको बोला। तो ये क्या? इनडायरेक्ट है ना, डायरेक्टली नहीं गया। ये वाई के बारे में ही बोल रहा था लेकिन डायरेक्टली नहीं गया। बात समझ में आया? तो सबसे पहले बेसिक क्लियर करना है कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए मूव करते हैं हम लोग आपके प्लिंथ टू पारामाउंट नीतू सिंह बुक पर। देखिए, ये आपका बुक का फ्रंट पेज है, नरेशन। मैं इसका हर एक पॉइंट पढ़ूंगा, क्लियर कराऊंगा, साथ ही एडिशनल कुछ अगर इसमें स्किप किया हुआ, छूटा हुआ है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो परेशान नहीं होना, इसका हर एक लाइन मैं आपको क्लियर करूंगा। आपको बस एकमात्र काम करना है कि आपको एक भी मिनट स्किप नहीं करना, ध्यान से समझना है साथियों। ठीक है, चलिए देखिए, नरेशन के अंतर्गत दो आता है। अभी मैंने अब आपको बताया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, नरेशन के अंदर क्या आता है? दो आता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। बारी बार से फिर से समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? तो देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के द्वारा, वक्ता मतलब जो बोल रहा है ना, जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहे हुए कथन को बिना किसी परिवर्तन के अभिव्यक्त कर दे, तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करिए इसे। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि राम सेज आई वर्क हार्ड, है ना। क्या लिखा हुआ? राम सेज, राम ने कहा कि आई वर्क हार्ड। ये डायरेक्टली कहा गया है ना, राम ने कहा। राम किससे कहा? हमसे कह रहा है ना कि आई वर्क हार्ड। क्लियर? तो ये डायरेक्ट स्पीच में आ गया। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी से रिलेट करिए आप इनडायरेक्ट स्पीच को। क्या कह रहा है इनडायरेक्ट? कि जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कथन को अपनी शब्दों में जरूरी परिवर्तन करके प्रस्तुत करे। कहने का मतलब कि राम सेज दैट ही वर्कड हार्ड। अब देखिए, दो सेंटेंस आपको क्लियर करना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये समझ में नहीं आया तो आगे दिक्कत होगी। तो समझिएगा डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। राम सेज, राम ने कहा, ठीक है, राम पर्सनली आके कह रहा है ना, राम पर्सनली आगे कह रहा है कि राम पर्सनली आगे कह रहा है कि आई वर्क हार्ड। क्लियर? ये और राम ने कहा
कि वह मेहनत करता है ना, ही वर्क्स हार्ड, तो ये इनडायरेक्ट हो गया, राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। तो देखिए आपके एग्जाम में पूछा क्या जाता है साथियों, आप देखिए नरेशन को लेकर एरर बहुत कम पूछा जाता है, मैक्सिमम आपसे पूछा जाता है कि नरेशन को लेकर आपके एग्जाम में दिया जाता है एक डायरेक्ट स्पीच और उसको आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, या फिर इनडायरेक्ट दिया जाता है और आपको चेंज करना डायरेक्ट में। तो सारा पॉइंट मैं क्लियर करूंगा। तो देखिए आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एक सेंटेंस दे दिया रहेगा, ठीक है, एक सेंटेंस दिया रहेगा और आपसे पूछेगा बताइए इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, ठीक है। सेंटेंस अगर डायरेक्ट में है तो आपसे पूछा जाएगा बताइए इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, क्लियर। तो सबसे पहले सेंटेंस को बारी बारी से समझते हैं कि किस सेंटेंस का हमें अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे, बात क्लियर। तो सबसे पहले मूव करते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस है ना, इसका मतलब होता है कथनात्मक वाक्य। तो इसका एक एग्जांपल, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, इजी एग्जांपल है कि ही सेज आई वर्क हार्ड। क्या लिखा हुआ है, ही सेज आई वर्क हार्ड। ये क्या है आपका साथियों, डायरेक्ट स्पीच में। ये किस में है, ये डायरेक्ट स्पीच में। जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या क्या करेंगे, देखिए ही सेज, तो सीधा करेंगे ही सेज डैट। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ही सेज डैट। और आई वर्क हार्ड को क्या लिखेंगे, ही वर्क्स हार्ड। क्या हो गया, ही सेज आई वर्क हार्ड, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया ही सेज डैट, सेज के बाद डैट लगा दिया, ही वर्क्स हार्ड। आई को कन्वर्ट कर दिया ही में। अब बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि आई को हमने ही कैसे लिखा, बात क्लियर। तो परेशान नहीं होना है, मैं सारा रूल अभी क्लियर करता हूं। सबसे पहले बारी बारी से हर एक रूल की तरफ चलते हैं साथियों, बारी बारी से हर एक रूल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखिएगा आप पहला रूल, ठीक है, सबसे पहला रूल कि ये कॉमा जो रहेगा, यहां ध्यान देखिएगा, मैं इसी को बेस मानता हूं। देखिए यहां पर कॉमा दिया हुआ है, ये कॉमा दिया हुआ है, तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, देखिए इन्वर्टेड कॉमा ये और ये क्या इन्वर्टेड कॉमा है, तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है और वहां पर क्या लिखना है, हमें डैट का प्रयोग करना है। डैट क्या साथियों, कंजक्शन है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया था, ही सेज था, तो यहां पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर यहां सिंपली डैट लिखा। अब समझ में आ रहा है, यहां तक तो क्लियर हो गया। अगला देखिए, प्रोनाउन नीचे दिए गए नियमानुसार परिवर्तित करना। देखिए इसके बाद क्या था, प्रोनाउन था, आई था, तो आई को हम क्या लिखेंगे, बात समझ में आ रहा है, आई को क्या लिखेंगे। तो एक यहां पर एक ट्रिक कह सकते हैं, फॉर्मूला कह सकते हैं, ठीक है। एक ट्रिक आपको ध्यान रखना, सन, SON, सन, ठीक है। सन क्या है, देखिए ऐसे समझिए आप, देखिए यहां लिखा हुआ सन को 1 2 3 करके लिखिएगा आप, ठीक है। 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 फॉर सेकेंड पर्सन, 3 फॉर थर्ड पर्सन, ठीक है। अब देखिए अगर फर्स्ट पर्सन रहा, ध्यान से समझिएगा, अगर फर्स्ट पर्सन, देखिए आपको क्या लिखना है, सन लिखना है और यहां 1 2 3 लिखना है। अगर देखिए 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, तो अगर फर्स्ट पर्सन रहा तो ये क्या होगा आपका, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेगा, बात क्लियर। अगर फर्स्ट पर्सन रहा तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेगा, अगर सेकंड पर्सन रहा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेगा, और अगर थर्ड पर्सन रहता है तो नो चेंज, क्लियर। फिर से, अगर फर्स्ट पर्सन रहा, कौन कौन फर्स्ट पर्सन में आते हैं, आई वी, तो यहां पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होगा। अगर सेकंड पर्सन रहा जैसे यू, तो हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा, और अगर थर्ड पर्सन रहा, कुछ भी ही सी इट दे कोई भी नाम रहा, तो वहां पर नो चेंज, मतलब जो नाम लिखा हुआ है वही वहां पर लिख देंगे। ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं फिर से वही एग्जाम्पल पर। मैं इसको क्लियर कर लेता हूं। देखिए फिर से एग्जाम्पल देखिएगा आप, जो एग्जाम्पल मैं शुरुआत में आपको बताया था, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि ही सेज आई वर्क हार्ड, तो हमने क्या किया, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर यहां पर डैट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए क्या करेंगे, आई वर्क हार्ड, यहां पर क्या लिखा हुआ, आई वर्क हार्ड, तो यहां पर आई क्या था साथियों, फर्स्ट पर्सन था। आई क्या था, आई फर्स्ट पर्सन था, तो फर्स्ट पर्सन में हमने क्या किया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यहां पर क्या है, ही, तो ही के अकॉर्डिंग यहां पर ही जाएगा, क्लियर। और वर्क का हो गया, आई के साथ अगर वर्क तो ही के साथ वर्क्स का प्रयोग करते हैं, तो टेंस में आपने पढ़ा ही था। और हार्ड, तो यहां पर आपको सिर्फ यही देखना था कि प्रोनाउन का चेंज किस तरीके से करते हैं। नीचे देखिए एक और एग्जांपल लिखा हुआ है कि ही सेज आई वर्क हार्ड। अब देखिए सेज और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लिखेंगे, सेज का सेज और इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा की जगह पर डैट, और आई के जगह पर, आई क्या साथ ही फर्स्ट पर्सन, तो आई अगर फर्स्ट पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग जाएंगे, आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या था आपका, ही था, तो ही यहां लिखेंगे ही वर्क्स हार्ड, क्लियर। सेम आपका एग्जांपल था, रिपीट। अब देखिए आगे कुछ और एग्जांपल दिया गया, उसको देखते हैं। एक अगला एग्जांपल लिखा हुआ कि ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू वर्क हार्ड। अब देखिए फिर से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर तो क्लियर है, क्या लिखेंगे, डैट, ठीक है। अब देखिए सेज चेंज करेगा टेल्स में, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। सेज किस में चेंज करेगा, टेल्स में, चूंकि ये प्रेजेंट है तो सेज को हमने टेल्स में चेंज करा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये क्लियर। बात यहां पर आके अटकती है कि यू के जगह पर क्या लिखेंगे,
अब बताइए यू क्या है साथियों, यू आपका सेकंड पर्सन है। यू क्या है, यू आपका सेकंड पर्सन है। तो अगर यू आपका सेकंड पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है साथियों, मी। तो मी के जगह पर मी के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा हमें, आई। ठीक है, मी का ही फॉर्म आई होता है। ठीक है, आई सब्जेक्टिव फॉर्म होता है और मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। ठीक है, तो अगर शुरुआत में लिखना है तो आई लिखेंगे, तो आई वर्क हार्ड होगा। तो ये समझ में आया फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। अब देखते हैं अगर कहीं पर थर्ड पर्सन रहा तो क्या करेंगे। जैसे यहां देखिए थर्ड पर्सन लिखा हुआ सी वर्क्स हार्ड, सेम एग्जांपल है, सिर्फ यहां पर क्या लिखा हुआ, सी वर्क्स हार्ड। अब मैंने आपको बताया था, देखिए जब भी ऐसा अगर भूलें आप तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यस ओ एन सन, 1 2 3, 1 अगर रहा फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सेकंड पर्सन रहा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और अगर थर्ड रहा तो नो चेंज। तो यहाँ क्या थर्ड है तो नो चेंज, मतलब सी अगर लिखा हुआ है तो सी के जगह पर सी ही रहने देंगे, यहाँ पर कोई भी चेंज साथियों नहीं होगा। बात क्लियर, यहाँ पर नो चेंज रहेगा, कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं होगा। ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों कि देखिए अगर कहीं भी से लिखा रहे या फिर सेड लिखा रहे तो इनडायरेक्ट अस्वीच में उसको चेंज नहीं करते, मतलब यथावत रहने देते हैं, उसको कोई भी चेंज नहीं करते, नो चेंज। क्लियर। लेकिन अगर कहीं से टू रहता है तो उसको टेल बनाएंगे। ठीक है, अगर कहीं से टू रहता है तो टेल। अब देखिए यहाँ पर सेज टू था तो हमने टेल्स बना लिया था। क्लियर। उसी तरीके से अगर सेड टू रहे तो टोल्ड बनाएंगे। देखिए जैसे ही सेज टू, तो सेज टू की जगह पर क्या लिखेंगे साथियों, टेल्स। क्लियर। बाकी एज इट इज जैसे मैंने बताया, देखिए यहाँ पर यू है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ मी था तो यहाँ पर आई हमने लिख दिया। क्लियर। चलिए आगे नोट में करके कुछ लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नोट में कुछ लिखा हुआ है कि टेल और टोल्ड के बाद कभी भी टू का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, कभी भी अगर टेल लिखे टोल्ड लिखे तो इसके बाद कभी भी टू का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ये समझ में आया, टेल टोल्ड के बाद कभी भी टू का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। अगला लिखा हुआ टेल और टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना जरूरी होता है। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, ही टेल्स मी। यहाँ देखिए टेल्स मी, टेल्स के बाद ऑब्जेक्ट है कि नहीं साथियों, है ना। तो अगर कहीं भी टोल्ड रहे टेल रहे उसका प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है। इसी प्रकार अगर ऑर्डर्ड रहे, रिक्वेस्टेड रहे, है ना, फॉरवर्ड रहे, तो इसके बाद भी फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, डाउट होता है। फॉरवर्ड मतलब होता है मना करना, रिक्वेस्ट मतलब आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर मतलब ऑर्डर देना। ठीक है, आज्ञा देना। तो इसके बाद भी एक ऑब्जेक्ट होना ही होना चाहिए। बात क्लियर। इसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब एकदम होना ही चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर, यहां तक आशा करते हैं यहां तक आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है साथियों, बिल्कुल मतलब आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, लेकिन एक वीडियो काफी होगा। मैं फिर से कहता हूं, एक वीडियो आपका नरेशन पूरा क्लियर करके रख देगा। ठीक है, आने वाले दिनों में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, इसका मैं प्रैक्टिस भी आपको कराऊंगा। लेकिन ये एक बात श्योर रही, कभी भी आपको नरेशन में दिक्कत नहीं होने वाली अगर आप ये वीडियो अच्छे तरीके से देखते हैं तो। ठीक है साथियों, चलिए अगला देखिए पॉइंट है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में हो, क्या मैंने कहा अभी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंज नहीं हो, कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर से, अगर जो भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है, ठीक है, या फिर फ्यूचर में, तो जो भी उसका रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए ही सेज, ठीक है, आई कम हेयर, तो ये क्या था साथियों आपका प्रेजेंट में। क्लियर। तो आई कम हेयर, तो यहां पर कोई चेंज नहीं, ही कम्स हेयर। ठीक है, चेंज देखिए प्रोनाउन तो चेंज करेगा ही करेगा। ठीक है, प्रोनाउन तो चेंज, लेकिन बाकी सारा चीज टेंस में कोई परिवर्तन यहां पर नहीं होता है। क्लियर। अगला रूल देखिए, ये सारा रूल इंपॉर्टेंट है। अगला 5वां नंबर रूल देखते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, क्या रूल साथियों, रूल नंबर 5 है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ है, या फिर कोई इडियम्स या कोई फ्रेज है, कोई हैबिचुअल एक्शन है, या फिर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो भी कोई चेंज नहीं होगा। देखिए यहां पर, देखिए सबसे पहले दिक्कत होती है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, तो मैं शायद ये नहीं बताया था और आपको पता होगा शायद। देखिए ये जो पार्ट होता है, छोटा वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और ये आपका स्पीच हो जाता है। क्लियर। यहां पर क्या बात हो रही है, रिपोर्टिंग स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो सर्वमान्य कथन है, ठीक है, जो मतलब है पहले से, उसमें कोई भी चेंज नहीं, जो मतलब पहले से है उसमें कोई भी चेंज नहीं है। बात क्लियर, ये समझ में आया। मतलब रिपोर्टिंग स्पीच उसी को कहते हैं जो मतलब फिक्स है। जैसे देखिए ही सेड द सन इज अ स्टार। अब देखिए सूर्य एक तारा है, सन एक स्टार है, ये सभी को पता है, इसमें कोई भी चेंज, कभी ऐसा थोड़ा है कि सन कभी मतलब प्लेनेट बन जाएगा, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है, तो यहां पर हम लोग नो चेंज करेंगे। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच में यूनिवर्सल फैक्ट है तो यहां पर नो चेंज। तो यहां क्या लिखेंगे, ही सेड दैट द सन इज अ स्टार, नो चेंज। ठीक है, जो लिखा था द सन इज अ स्टार उसी को हमने एज इट इज लिख दिया। ये क्लियर हो गया होगा साथियों। चलिए अगला देखते हैं रूल नंबर 6। देखिए रूल नंबर 6 है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो
और रिपोर्टेड स्पीच इडियम या फ्रेज उसमें कुछ भी नहीं हो, ठीक है। देखिए यहाँ कहना ये चाह रहा है कि अगर आपका, देखिए यहाँ पर पास्ट में था ये चला, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, इडियम हो गया, फ्रेज हो गया, हैबिचुअल एक्शन हो गया, हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि अगर ये सब नहीं रहे, ठीक है, तब हम लोग क्या चेंज करेंगे। अगर ये चेंज रहा, अगर ये रहा, देखिए रिलेट कर पा रहे हैं आप। अगर देखिए क्या बोला, अगर प्रेजेंट में है तो नो चेंज, फ्यूचर में है तो नो चेंज, बचा कौन साथियों, तो बच गया आपका पास्ट वाला। क्लियर, आपका देखिए प्रेजेंट में था तो कोई चेंज नहीं, फ्यूचर में था तो कोई चेंज नहीं, बचा पास्ट वाला। पास्ट में भी दो कैटेगरी बना दिया गया कि अगर ये सब रहे, यूनिवर्सल ट्रूथ, इडियम, फ्रेज, हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल फैक्ट, ठीक है, तो भी नो चेंज है ना, तो भी नो चेंज। लेकिन बच गया कि अगर ये सब नहीं रहे तब चेंज करेंगे। तो देखिए मेन आपका यही है, इसका सारा रूल अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। मेन आपका यही है साथियों, इसका सारा रूल हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। रूल नंबर 6 को समझते हैं कि अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में और इसका जो है इडियम फ्रेज कुछ भी नहीं रहे तब क्या क्या चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट एग्जांपल अभी पर नहीं जाएंगे, सबसे पहले इसका रूल देख लेते हैं। सबसे पहले चेंज का टेंस का चेंज किस तरीके से करेंगे, मतलब ऐसा समझिए कोई भी आपका रिपोर्टेड स्पीच में कोई टेंस लिखा हुआ तो उसको किस तरीके से हम लोग चेंज करेंगे। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से आपके नीतू सिंह बुक में लिखा गया है, ध्यान से समझिएगा। ये डायग्राम को ये जो आपका लिखा गया है, ये देखिए ये जो मैं आपको ये स्क्वायर कर दे रहा हूं, ठीक है, इसके अंदर जो भी लिखा गया है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको भूलना नहीं है। आपको एक मिनट देखिए, ये जो आपका रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 है, इसको भूलना नहीं है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिएगा कैसे इसको। अगर कभी आपका सिंपल प्रेजेंट में रहता है टेंस, क्या है, अगर कभी भी सिंपल प्रेजेंट में रहता है, ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट मतलब क्या हुआ, या तो V1 हो या तो डू हो, डज हो, क्लियर, तो उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे सिंपल पास्ट में, ठीक है। सिंपल पास्ट मतलब V2 या फिर डू डज है तो डिड में, ये क्लियर। अगर सिंपल पास्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट में, और अगर पास्ट परफेक्ट हो जाए तो नो चेंज में। सीरीज बन रहा है ना। फिर से, अगर सिंपल प्रेजेंट हो तो सिंपल पास्ट में, अगर सिंपल पास्ट हो तो पास्ट परफेक्ट में, और अगर पास्ट परफेक्ट हो गया तो नो चेंज। ये क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट कंटिन्यूअस में, अगर पास्ट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाए तो नो चेंज। आपको टेंस पहचानना आता होगा, क्लियर। टेंस अगर नहीं पहचाना आता तो टेंस का वीडियो देखिएगा आप, ठीक है। अगर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब क्या, उसमें इज एम आर होगा तो उसको चेंज हमें करना है वाज वेयर में। पास्ट कंटिन्यूअस क्या, वाज वेयर होगा, उसको हैड बीन में हमें चेंज कर देना है, क्लियर। अगला देखते हैं, अगला देखिएगा साथियों, अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो उसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, क्लियर। कहने का मतलब अगर वहां पर हैव लिखा है तो सिंपली हैड में चेंज करेंगे, और अगर ये आ जाए मतलब पास्ट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाए तो वहां पर नो चेंज होगा। तो आपको ये ध्यान देना कहां पर नो चेंज हो रहा है, 3 जगह पर है ना। अगर पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट हो, कोई भी हो, तो वहां पर नो चेंज होगा, ठीक है। ये क्लियर। और कहां कहां चेंज हो रहा है, किस तरीके से चेंज हो रहा है वो आपको देखना है। फिर से मैं क्विक रिवीजन कराता हूं ये, ठीक है, चूंकि ये इंपॉर्टेंट था, ध्यान से देखिएगा। आपको यहां पर सिर्फ यही सीखना था कि अगर V1 आपको मिले, अगर V1 मिले तो उसको V2 में चेंज करेंगे, ठीक है। V2 मिले तो हैड प्लस V3, ठीक है। डू डज को डिड में, इज एम आर रहे तो वाज वेयर में चेंज करेंगे, ठीक है। और अगर वाज वेयर रहे तो हैड बीन में, क्लियर। अगर हैज हैव रहे तो हैड में चेंज करेंगे। तो ये सिंपल, मतलब इसको अगर मतलब बहुत ही इजी वे में समझना हो तो बस इतना ही था ये रूल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए मॉडल में कैसे चेंज करेंगे। तो अगर आपको सेल या विल मिलता है, क्या मिला, अगर आपको सेल या विल मिला तो सेल को चेंज करना है साथियों शुड में, और विल को चेंज करना है वुड में। फिर से, सेल मतलब शुड, विल मतलब वुड। फिर से, सेल शुड विल वुड, ठीक है। अगर आपको मे मिलता है, ठीक है, MAY में, अगर आपको कहीं मे मिल जाता है तो मे को किस में चेंज करेंगे। अगर कहीं आपको मे मिला तो मे को हमें माइट में चेंज करना होगा, और अगर कहीं कैन मिला तो कैन को कुड में। देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कम है मॉडल्स। फिर से रिपीट करेंगे हमारे साथ, सेल का शुड, विल का वुड, मे का माइट, कैन का कुड, ठीक है। तो ये सब चेंज ऑफ मॉडल है, मतलब अगर कहीं भी ये दिखता है तो ये चेंज तो होगा ही होगा, ठीक है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कहां कहां पर ये पर्टिकुलर वर्ड होता है, ठीक है, टाइम का, प्लेस का, तो उसको डायरेक्टली हम लोग चेंज करते हैं। समझिएगा, अगर कहीं पर आपको टुडे मिलता है, कहीं पर अगर आपको टुडे मिलता है तो उसको डायरेक्टली हमें चेंज करना होता है डेट डे में। अगर कहीं टुडे लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको हमें किस में चेंज करना होगा, डेट डे में। अगर कहीं टुमारो मिल गया तो द नेक्स्ट डे, ठीक है। कहीं पर अगर आपको यस्टरडे मिला तो द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, क्लियर। अगर कहीं पर आपको टुनाइट मिल जाता तो डेट नाइट,
लास्ट है तो द प्रीवियस, ठीक है, हेयर का देयर, दिस का डैट, दीज का दोज, अगो का बिफोर, नाउ का देन। इसको आपको ऐसा कह सकते हैं, इसको रट लेना है, ठीक है, इसको मतलब कोई इसमें नहीं है, चूंकि डायरेक्टली पूछे जाते हैं सवाल। और जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो वीडियो देखिएगा आप, डायरेक्टली मतलब ऐसे ऑप्शन सेट किए जाते हैं जिसमें अगर आप ये मैच कराइएगा तो डायरेक्टली आपका ऑप्शन एक एलिमिनेट हो जाता है। और 4 ऑप्शन में से अगर आपका ऐसे समझिए ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, ठीक है, तो 3 में क्या होता है, टुडे को डैट डे में चेंज किया ही नहीं होता है, ठीक है, इसमें चेंज नहीं किया, इसमें चेंज नहीं किया, इसमें चेंज नहीं किया, इसमें चेंज कर दिया। तो आपको पता है चेंज तो करना ही होता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से मतलब सारा रूल को स्किप करते हुए कोई भी चीज मैच नहीं कराना है, डायरेक्टली आप टिक आउट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत में ऐसा होता है कि इसमें सेल को शुड चेंज नहीं किया, ठीक है, विल को वुड चेंज नहीं किया, ऐसे होते हैं, और कोई एक में चेंज रहा था तो वहां से डायरेक्टली आप टिक आउट कर सकते हैं। तो इसका यही फायदा होता है। ये सारा कुछ मैं आपको जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा इसका, तो मैं सारा कुछ बताऊंगा, बाय रूल बताऊंगा, बाय ट्रिक बताऊंगा, ठीक है साथियों। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं जो आपके बुक में दिया गया है, और ध्यान से समझिएगा एग्जांपल को, ठीक है साथियों। देखिए एग्जांपल नंबर 1 लिखा हुआ है कि सी सेड आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम। देखिए आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है, बेसिक से समझना है क्या क्या चेंज कर रहे हैं हम। देखिए सी सेड का हमने क्या लिखा, सी सेड दैट आई कैन नॉट हेल्प यू, तो आई क्या था साथियों फर्स्ट, तो आई को हमने चेंज कर दिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सी। कैन नॉट, तो कैन को किस में चेंज करेंगे साथियों, कुड में, तो कुड नॉट। हेल्प फिर से आ गया यू क्या साथियों सेकंड, ठीक है, यू क्या सेकंड, तो सेकंड मतलब आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट आपका क्या था सी सेड, उसके बाद आई आ रहा मतलब यही होगा, तो सी कुड नॉट हेल्प मी, क्लियर। अब देखिए फिर से दिस टाइम, तो आपका ऑप्शन ऐसा भी होगा कि सी सेड दैट सी कुड नॉट हेल्प मी एट दिस टाइम, लेकिन फिर से देखिए दिस को किस में चेंज करना था आपको, देखिए यहां पर ध्यान से, दिस को चेंज करना था डैट में, ठीक है, तो दिस के जगह पर क्या लिखना होगा, डैट टाइम। तो ये इसका सही होगा कि सी सेड दैट सी कुडंट हेल्प मी एट दैट टाइम। ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल नंबर 2 कि ही सेड टू मी आई शैल कम टू मीट यू टुमारो, ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 2 है। देखिए सेड टू है तो टोल्ड में चेंज कर देंगे, ही टोल्ड मी, डैट आई फर्स्ट तो जाएगा ही में, तो ही, ठीक है। अब देखिए आई के साथ सेल था तो सेल का शुड होना चाहिए था, लेकिन ही के साथ शुड का प्रयोग करते हैं क्या, नहीं, तो ही वुड कम टू मीट, यू के जगह पर मी, यू क्या था आपका सेकंड, तो आई के बदले मी, द टुमारो के बदले, देखिए टुमारो के बदले द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्लियर, ये वाला और ये वाला कितना इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना है, एकदम याद कर लेना है, क्लियर साथियों। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल है साथियों कि राम सेड आई हैवंट टेकन एनी एग्जाम दिस ईयर बट आई इंटेंड टू टेक टू एग्जाम्स द नेक्स्ट ईयर। अब देखिएगा राम सेड, तो राम सेड डैट हो गया, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर हमने डैट लिख दिया। अगला देखिए लिखा हुआ आई हैवंट टेकन एनी एग्जाम, तो देखिए आई हैवंट, तो आई के जगह पर ही, ठीक है, राम आई मतलब फर्स्ट पर्सन राम के बदले ही, क्लियर। हैवेंट का हैव के बदले हैड हमने यूज कर दिया, ठीक है, इसको मतलब चेंज कर दिया हैव से हैड में। टेकन एनी एग्जाम दिस ईयर, ठीक है, दिस ईयर। अब देखिए दिस के जगह पर क्या यूज करेंगे हम लोग, डैट का। बट आई इंटेंड, तो आई फिर आया, तो आई के बदले क्या यूज करेंगे, राम, तो राम तो कर नहीं सकते, राम के बदले ही इंटेंडेड टू टेक 2 एग्जाम्स द नेक्स्ट ईयर। अब यहां क्या था, नेक्स्ट ईयर था, नेक्स्ट, देखिए हम लोग हमें यहां पर नेक्स्ट में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, टुमारो से द नेक्स्ट डे, या फिर जो भी है नेक्स्ट में चेंज करते हैं, लेकिन जब डायरेक्टली नेक्स्ट दिया रहा है तो वहां पर कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल नंबर 3 था। आगे देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4 से देखते हैं। एग्जांपल नंबर, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, सारे एग्जांपल आपका क्लियर होते जा रहा होगा, एकदम क्लियर करते चलना है, बहुत आसान है, ठीक है, नरेशन बहुत आसान है, आप एकदम ध्यान में रखें, ये बहुत ईजी है, ठीक है, नरेशन बहुत, ये आप ऐसा मान के चलिए, नरेशन और वॉइस 2 ऐसे चीज होते हैं जो एग्जाम में आपके लिए बोनस का काम करते हैं, ठीक है, फ्री का नंबर आराम से ले लीजिए, क्लियर। तो बस उसी तरीके से, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को दिक्कत होती है, पता नहीं क्यों, क्लियर। तो आपको उन लोगों में नहीं जाना जिनको दिक्कत होती है, आपको उन लोगों में जाना है जो ये बोनस नंबर की तरह ट्रीट करते हैं इसको, मतलब जैसे ही क्वेश्चन आया फटाक से लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। और बिल्कुल यकीन करें, अगर आपका दिक्कत है तो दिक्कत खत्म हो जाएगा, है ना, दिक्कत नहीं आएगी, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। अगला एग्जांपल, ही सेड वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड। क्या लिखा हुआ, ही सेड वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड। अब देखिए ही सेड, तो हमने क्या लिख दिया, ही सेड दैट। अब देखिए ये पूरा साथियों ये आपका फ्रेज है, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर कहीं भी फ्रेज मिले तो क्या होता है, नो चेंज। अगर कहीं भी फ्रेज मिला तो क्या लिखेंगे, नो चेंज, ठीक है। नो चेंज मतलब ये जो लिखा हुआ एज इट इज हमें उतार देना है, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं करना, कोई भी नहीं देखना सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट क्या, टेंस क्या, कोई मतलब नहीं।
अगर कहीं भी आपको इडियम मिला, फ्रेज मिला, कुछ भी मिल गया तो हमें कोई भी चेंज करना ही नहीं है। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला आपका लिखा हुआ है 5वां नंबर कि आवर टीचर सेड वी हैव टू फिनिश दिस वर्क टुडे एज वी नो दैट टुमारो नेवर कम्स। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। कैसे? वी आवर टीचर सेड, तो आप क्या लिखेंगे? आवर टीचर सेड दैट, यहां तक तो सही लिखेंगे। फिर आपके दिमाग में क्लिक करेगा अच्छा वी है तो वी मतलब फर्स्ट, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए ये भी आपका एक स्टेटमेंट है, ठीक है। ये क्या साथियों, ये पूरा लाइन एक स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या समझिए कि वी हैव टू फिनिश दिस वर्क टुडे एज वी नो दैट टुमारो नेवर कम्स। मतलब क्या हुआ कि हमें आज का काम आज ही कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कल कभी नहीं आता। तो ये क्या है साथियों, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये क्या है साथियों, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये एक स्टेटमेंट है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। कभी भी ऐसा थोड़े होगा कि आज से 4 साल बाद मतलब कल भी आएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कल कभी नहीं आता, ठीक है। टुमारो नेवर कम्स, तो यहां पर कोई चेंज नहीं होगा। देखिए क्या क्या किया गया, वी हैव टू फिनिश, तो हमने एज इट इज पूरा लिख दिया, ठीक है। सिर्फ हैव है तो हैड, ये तो चेंज करना ही पड़ेगा, क्लियर। बाकी देखिए सारा कुछ एज इट इज हमने लिख दिया, ठीक है, क्लियर। देखिए कुछ कुछ चीजें होती है जिसको चेंज करना होता है, जैसे चेंज ऑफ मॉडल्स, ठीक है, चेंज इन टाइम एंड प्लेस। जैसे यहाँ था दिस था तो दिस के जगह पर डैट हमने लिखा, क्लियर। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। यहाँ देखिए सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, बहुत लोगों को डाउट यहां पर आ रहा होगा सर टुमारो को हमने यहां पर चेंज क्यों नहीं किया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए साथियों कि अगर टुमारो को हमने चेंज कर दिया तो ये तो स्टेटमेंट ही बदल जाएगा, है ना। स्टेटमेंट है, ऐसा समझिए कोई भी स्टेटमेंट है, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट है, उसको अगर हमने उसका मेन चीज को ही चेंज कर दिया तो क्या होगा। तो इसीलिए बहुत लोगों का डाउट यहां पर होगा, ठीक है। बहुत लोग कमेंट में, मैं इसलिए यहां पर डिस्कस कर दे रहा हूं कि अगर नहीं करता तो बहुत लोग कमेंट में बाद में करते हैं, बताते हैं कि सर आपने ये स्किप कर दिया, ठीक है। तो यहां पर इसीलिए था, यहां पर यही था, टुमारो की जगह पर यहां पर टुमारो को चेंज हम यहां पर नहीं करेंगे, क्लियर। ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, है ना। आप इजीली समझ में आ रहा होगा। और देखिए बोर होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। इतना कम मतलब ये बहुत ही कम इसका मैंने रखा है वीडियो का लेंथ में, बिना मतलब ऐसा होता है ना लंबा लंबा टाइम लेके लंबा लंबा वीडियो नहीं, बहुत ही छोटा वीडियो है, बहुत ही कम देर का वीडियो है। और बहुत कम देर के वीडियो में आपको बहुत सारा चीज मिलने वाला है, इसका एक भी मिनट आपका बेकार नहीं जाने वाला है, ठीक है। अब देखिए रिलेट करिए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मैंने आपको बताया कि सेंटेंस आपको एक मिलेगा, सेंटेंस को आपको चेंज करना रहेगा, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, क्लियर। अब देखिए सेंटेंस मिलेगा, मतलब सेंटेंस के बारे में पहले पढ़ना होगा, ठीक है, किस तरीके के सेंटेंस में क्या क्या रूल लगेगा। तो याद करिए शुरुआत में हमने एक सेंटेंस पढ़ा था, ठीक है। शुरुआत में हमने कौन सा सेंटेंस पढ़ा था, याद करिए। देखिए शुरुआत हमने, ये नरेशन की शुरुआत ही हमने कहां से की थी, असर्टिव सेंटेंस थे। देखिए आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, शुरुआत हमने की थी असर्टिव सेंटेंस से, क्लियर। तो असर्टिव सेंटेंस हमने कर लिया, तो अब किसकी बारी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, ठीक है। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब कि ऐसा सेंटेंस, ठीक है, ऐसा स्पीच जिसके अंत में मतलब ये क्वेश्चन मार्क हो, क्लियर। इसी को इंट्रोगेटिव कहते हैं। दो तरीके से हो सकता है, ही सेड टू मी आर यू कमिंग, ये भी इंट्रोगेटिव है। ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग, ये भी इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव को दो भागों में बांटा गया। एक तो ऐसा जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, जैसे ही सेड टू मी आर यू कमिंग, तो आप क्या कर सकते हैं, हाँ या फिर ना, है ना। आप आ रहे हो तो या तो आ रहे होगे तो बोलोगे हाँ, अगर नहीं आ रहे होगे तो बोलोगे ना। लेकिन यहां पर अगर WH फैमिली, देखिए यहां पर कोई WH फैमिली था क्या, नहीं था, लेकिन यहां पर देखिए वेन आ गया, मतलब WH फैमिली। तो अगर WH फैमिली रहेगा तो WH फैमिली से ही शुरुआत करेंगे, मतलब वेन था तो वेन से ही शुरुआत हमने कर दिया। लेकिन अगर यहां पर कोई WH फैमिली नहीं रहे, मतलब जवाब हाँ या ना में हो सकता है, तो यहां पर या तो विदर से शुरुआत करेंगे या तो इफ से, ठीक है, ध्यान रखना है। यहां पर या तो इफ से शुरुआत करेंगे, ठीक है, या फिर आपको विदर से शुरुआत करना होगा, ठीक है, या फिर आपको विदर से शुरुआत करना पड़ेगा, क्लियर। और यहां पर आपका ये था तो वेन था तो वेन की जगह पर वेन, मतलब जो भी WH वर्ड रहा तो वही हमने लिख दिया, वही हम लिख देंगे। अब चीज कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे, कोई भी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसको कैसे हम डायरेक्ट से, ठीक है, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूंगा मैं। सबसे पहला पॉइंट कि उसमें अगर सेड टू मिले, फिर से अगर उसमें अगर आपको सेड टू मिले, चलिए स्क्रीन में क्लियर कर लेता हूं, थोड़ा सा गंदा लग रहा है ना। चलिए आपको यहां देखना है कि अगर आपको सेड टू मिले, क्या मिला, अगर आपको सेड टू मिले
तो सेड टू को आस्क्ड में चेंज करना है। किस में चेंज करना साथियों? अगर आपको सेड टू मिले तो आस्क्ड में चेंज करेंगे, क्वेश्चन में चेंज करेंगे, इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे, इंट्रोगेटेड में, मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज करेंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा आपका। ठीक है, अगला वाक्य का फॉर्मेशन इंट्रोगेटिव नहीं होगा। ठीक है, अगर वाक्य का फॉर्मेशन इंट्रोगेटिव नहीं होगा सॉरी, अगर ये इसका कहने का मतलब ये था कि आपका जो फाइनली आप बनाएंगे वो इंट्रोगेटिव नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या किया, आपके मतलब शुरुआत में था आपका इंट्रोगेशन का साइन, आपने उसको फुल स्टॉप में चेंज कर दिया। आपने क्या किया, उसको फुल स्टॉप में चेंज कर दिया। क्लियर, आपने उसको फुल स्टॉप में चेंज कर दिया। अगर फुल स्टॉप में चेंज कर दिया तो वहां पर आपको क्या करना होगा, वहां पर आपको इन्वर्जन नहीं करना होगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद ही करना होगा, पहले नहीं कर सकते। जैसे यहां देखिए व्हेन आर यू था, मतलब देखिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किसके है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आपका सब्जेक्ट के पहले, लेकिन जैसे ही आपने ये वाला साइन हटाया, इसके जगह पर फुल स्टॉप आया, तो देखिए यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट का यूज हुआ, ये रूल आपको पता है, यू के जगह पर आई जाएगा, कैसे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आइए, लेकिन यहाँ पर वाज ऐसा नहीं लिख सकते, व्हेन वाज आई कमिंग, यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर फुल स्टॉप आया यहाँ पर साथियों, ठीक है, तो अगर यहाँ पर फुल स्टॉप है तो आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद ही करना होगा। ये क्लियर हो गया होगा, ये समझ में आ गया। अगला देखिए, अगला है साथियों की टेंस प्रोनाउन इत्यादि में परिवर्तन नियमानुसार होगा, मतलब जो भी टेंस है, जो भी प्रोनाउन है, जो अभी तक नियम आपको बताया गया था, जो भी मैंने अभी आपको बताया, उसी के अनुसार टेंस में चेंज करेंगे और प्रोनाउन में चेंज करेंगे। ठीक है, अगला अभी ये जो पार्ट है मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि अगर कोई भी सवाल का जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है तो इफ का प्रयोग या फिर वेदर का प्रयोग, और अगर WH फैमिली में कोई हो तो वहां पर कोई कंजक्शन का यूज नहीं करते हैं, उसी को लिखते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला एग्जांपल देखते हैं साथियों। एग्जांपल है कि ही सेड टू मी डू यू नो मी, ध्यान से समझिएगा, ही सेड टू मी, तो सेड टू को हमने किस में चेंज कर दिया, आस्क्ड में। ठीक है, ही सेड टू मी कह रहा था तो ही आस्क्ड मी हो गया। अगला कह रहा है डू यू नो मी, अब देखिए डू यू नो मी आप क्या दे सकते हैं, किस में जवाब दे सकते हैं, या तो हाँ में या तो ना में। ठीक है, यहाँ पर कोई WH वर्ड नहीं था तो यहाँ पर इफ का हमने प्रयोग कर दिया। मैंने बताया था इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हमने इफ का प्रयोग कर दिया। क्लियर, अब देखिए यू के जगह पर किसका प्रयोग करेंगे, यू के जगह पर, तो यू के जगह पर यू मतलब सेकेंड, मतलब मी के लिए, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई, तो यहाँ पर आई का प्रयोग हमें करना होगा। क्लियर, अगला नो है तो नो के जगह पर न्यू। ठीक है, उसी तरीके से चेंज करेंगे। आपका टेंस वाला रूल याद करिए, किसमें चेंज कर रहा था। क्लियर, तो डू यू नो मी के जगह पर क्या हो जाएगा, इफ आई न्यू हिम। ठीक है, क्लियर। अगला देखिए, शी सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग नाउ, क्या लिखा हुआ, शी सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग नाउ, यही है। क्लियर, अब देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर WH वर्ड आ गया, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। ठीक है, ये क्लियर, तो यहाँ पर आपका आ गया WH वर्ड। ठीक है, यहाँ पर WH वर्ड आ गया, तो व्हाट यहाँ पर है तो व्हाट को हम व्हाट ही रहने देंगे। सबसे पहले सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। क्लियर, सेड टू को हमने किस में चेंज कर दिया, एक मिनट, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमने सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया। क्लियर, उसके बाद देखिए व्हाट था तो व्हाट ही रहने दिया, लेकिन आपको पता है कि इंट्रोगेशन का साइन यूज नहीं करते, इसके जगह पर फुल स्टॉप आता है। क्लियर, तो यहाँ पर इन्वर्जन नहीं होगा, मतलब व्हाट के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले नहीं करेंगे, बल्कि पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ था यू के लिए क्या, यू मतलब सेकंड, हिम के लिए ही, तो व्हाट ही वाज डूइंग देन। ठीक है, नाउ का देन याद करिए। ठीक है, नाउ को किस में चेंज हमें करना था, नाउ को चेंज करना था हमें देन में। ठीक है, क्लियर, तो नाउ की जगह पर हमने देन लिखा। अगला देखिए, अगला लिखा हुआ कि ही सेड टू हिम डिड यू इंटेंड टू कम विद मी। अब देखिए यहाँ पर फिर से आप जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। क्लियर, फिर से आप जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। अब देखिए, तो अगर जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं तो यहाँ पर WH वर्ड का यूज नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर इफ कंजक्शन आ गया। ठीक है, तो ही आस्क्ड मी, आस्क्ड हिम, है ना, इफ ही हैड, यू के जगह पर ही। ठीक है, उसके बाद हैड, ही हैड इंटेंडेड टू कम विद हिम। क्लियर, आपको यहाँ भी ध्यान देना, आपको देखिए हर एक प्रोनाउन पर ध्यान देना, हर एक प्रोनाउन पर फोकस करना है। यहाँ पर मी था तो मी के लिए हमने, मी मतलब क्या आपका फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, तो यहाँ पर ही का प्रयोग तो नहीं कर सकते, क्योंकि अंतिम में तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करेंगे, तो ही के जगह पर क्या, किसका यूज करेंगे साथियों, हिम का। ठीक है, अगला एग्जांपल नंबर 4 देखिए, मैं इसका कोशिश कर रहा हूं कि हर एक चीज आपका क्लियर होते चले, खासकर आपका नीतू सिंह बुक का, क्योंकि ये आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, मैं चाहता तो और भी एग्जांपल ऐड कर सकता था, या फिर कुछ एग्जांपल को स्किप कर सकता था, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि आपका मतलब एक होता है ना कि ये बुक हमारा पूरा क्लियर है, इसका हर एक पॉइंट क्लियर है, तो इस तरीके से आपका नीतू सिंह बुक बन जाए। ठीक है साथियों,
नीतू सिंह बुक आपका इस तरीके से बन जाए कि ये नीतू सिंह बुक का आपका हर एक चीज क्लियर हो जाए, ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। इसलिए मैं हर एक पॉइंट को, हर एक चीज को अच्छे तरीके से समझा रहा हूं आपको। अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है कि ही सेड टू हर हैवंट यू सीन दिस मूवी। अगला देखिए, सेड टू को हमने चेंज कर दिया आस्क्ड में। अब देखिए फटाफट आपको ही जवाब देना है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ क्या था, हैवंट यू सीन दिस मूवी, फिर से यहाँ पर हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, तो इफ का प्रयोग, इफ हैवंट यू, यू सेकंड पर्सन हर के जगह पर सी, ठीक है, हैवंट का हैव को चेंज करेंगे हैड में, हैडंट, सीन दिस का डैट मूवी, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा क्लियर कर लेते हैं इसको। चलिए अगला देखिएगा, अगला एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं कि ही सेड टू हर मैडम कैन आई हेल्प यू। क्या लिखा हुआ है, ही सेड टू हर मैडम कैन आई हेल्प यू, सी सेड नो। ये पूरा यहां तक सेंटेंस है आपका, ध्यान से समझिएगा। ये सेंटेंस यहां से कंटिन्यू किया, यहां पर खत्म नहीं हुआ, ये यहां पर खत्म हो रहा है। अब देखिए ये बहुत ही, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा अपने, आपके पास जो भी है बुक है, मतलब पीडीएफ है जो भी है, उसमें कोशिश करेगा यहां पर आप स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ये सवाल आपसे पूछा या फिर आपके एग्जाम में पूछा तो बहुत लोग यहां पर फंसेंगे। कैसे? देखिए ये जो आपका 5 नंबर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे चेंज कर रहे हैं ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ही सेड टू हर, तो क्या लिखेंगे, ही आस्क्ड हर। अब देखिए यहाँ पर मैडम है, तो आपको ध्यान देना कुछ भी हो, या तो सर आए या तो मैडम आए या फिर योर ऑनर, जो भी सम्मान सूचक वर्ड है तो उसको हम गायब करेंगे। क्या करेंगे, उसको हम गायब कर देंगे। गायब करने का मतलब उसको हटा देंगे, तो मैडम को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, मैडम को हमने रिमूव कर दिया। लेकिन अगर कोई चीज हटाएंगे तो उसकी जगह पर कुछ आता भी है, तो है ना, तो मैडम को हटाएंगे तो मैडम की जगह पर क्या आ जाएगा, तो मैडम की जगह पर रिस्पेक्टफुल्ली आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कैन आई हेल्प यू, हाँ या ना में दे सकते हैं, मतलब इफ, ठीक है, इसके जगह पर क्या लिख देंगे, इफ। बात क्लियर? इसके जगह पर हमने इफ लिख दिया। अगला देखिए इफ, अब देखिए आई हेल्प यू, तो ही कुड हेल्प यू, सॉरी ही कुड हेल्प हर, ठीक है। सी सेड नो, तो सी आंसर्ड इन द नेगेटिव। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ से फिर से, कैन आई हेल्प यू, तो आई के जगह पर हमने क्या लिखा, ही, कैन के जगह पर कुड, हेल्प का हेल्प, और आई के लिए, आई मतलब क्या, फर्स्ट पर्सन, सॉरी यू, यू के लिए यू सेकंड पर्सन, तो हर के लिए यहाँ पर हर रहेगा, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन, तो इसके लिए यहाँ पर ही चला गया, तो ही कुड हेल्प हर। अब देखिए यहां तक तो सही चल रहा था मामला, लेकिन अगला एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि सी सेड नो। क्या लिखा हुआ है, सी, मैं बड़ा करके लिख दे रहा हूं ताकि अच्छे तरीके से समझो, सी सेड नो, इस तरीके से लिखा हुआ है, क्लियर। तो अगर ऐसा लिखा रहता है सी सेड नो, सी सेड यस, तब आप क्या करेंगे, तो देखिए अगर नो मतलब क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस, तो आपको यहां लिखना है सी सेड नो का मतलब सी आंसर्ड इन द नेगेटिव। फिर से सुनिएगा ध्यान से, सी आंसर्ड इन द नेगेटिव, हेलो, है ना, फिर से सुनिए, सी आंसर्ड इन द नेगेटिव। अगर रहता सी सेड यस, तो आप क्या करते, सी आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, क्लियर। अब देखिए जो चीजें मैंने आपको बताई वही नीचे आपका लिखा गया, ध्यान से समझिएगा, नीचे हर एक पॉइंट को देखिएगा कि अगर डायरेक्ट स्पीच में सर हो, मैडम हो, योर ऑनर हो, तो ये सारा को रिमूव करते हैं, हटाते हैं और इसके जगह पर रिस्पेक्टफुल्ली वर्ड का यूज करते हैं। ये क्लियर हो गया, ये मैंने अभी आपको बता दिया था। आगे देखते हैं, अगला लिखा हुआ कि अगर डियर हो, डार्लिंग हो, माय बिलव्ड हो, जैसे प्रेम सूचक वर्ड हो, क्लियर, तो इसको भी हटाएंगे हम, ठीक है, इसको भी हम हटा देंगे और इसके जगह पर लविंगली या फिर अफेक्शनेटली वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। दो वर्ड लविंगली या फिर अफेक्शनेटली का वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। कब, अगर डियर हो, डार्लिंग हो, माय बिलव्ड हो, अगर सर हो, मैडम हो, योर ऑनर हो, ये सब जितने भी रिस्पेक्टफुल्ली वर्ड हैं तो इसके जगह पर रिस्पेक्टफुल्ली ही यूज करते हैं। अब आते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर वही है जो आपका डाउट था कि अगर यस, जवाब यस में हो तो आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, ये पूरा उठा के लिखेंगे, और अगर नो हो तो आंसर्ड इन द नेगेटिव। ध्यान से देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ था, यहां पर देखिएगा साथ, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ था कि सी आंसर्ड इन द नेगेटिव। क्या लिखा हुआ है यहां पर, ध्यान से समझिएगा, सी आंसर्ड इन द नेगेटिव। क्या लिखा हुआ है, सी आंसर्ड इन द नेगेटिव, यही तो लिखा हुआ है, नो का आंसर्ड इन द नेगेटिव। ये क्लियर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ये क्लियर। चलिए अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है कि ही सेड टू मी। अगला क्या लिखा हुआ है, ही सेड टू मी व्हेन विल द ट्रेन अराइव। ही सेड टू मी व्हेन विल द ट्रेन अराइव, ठीक है। अब देखिए सेड टू, तो सेड टू वो क्या कर रहा है, आपसे इंक्वायर कर रहा है, इंक्वायरी ले रहा है, तो ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, ठीक है, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी। व्हेन का व्हेन रहने दिए, विल तो यहाँ इन्वर्जन नहीं होगा तो द ट्रेन पहले लिखेंगे, ठीक है, विल का वुड और अराइव का अराइव, ठीक है, अंत में फुल स्टॉप। ये समझ में आ गया होगा, ये क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों, आशा कर रहे हैं आपका सब क्लियर होते जा रहा होगा। अब फिर से रिलेट करिए, सबसे पहला था असर्टिव, फिर आया इंट्रोगेटिव, अब क्या आएगा, इंपरेटिव आएगा, है ना। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं साथियों, अब हम लोग पढ़ने वाले इंपरेटिव सेंटेंस को, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस को पढ़ने वाले,
ठीक है। कहने का मतलब अगर इंपरेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसको कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले डायरेक्टली आते हैं इसके रूल पर कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस रहे तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। देखिए बेसिकली आपको यही चीज तो सीखना है। आपको एग्जाम में क्या मिलेगा, सेंटेंस मिलेगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको चेंज करना रहेगा, तो यही चीज तो हमें सीखना है। तो इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेड टू को जरूरत के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड, सजेस्टेड ये सब में चेंज करेंगे, ठीक है। आपका अगर कहीं भी सेड टू रहे तो उसको चेंज किस में करेंगे, या तो ऑर्डर्ड में, या तो रिक्वेस्टेड में, या तो फॉरवर्ड में, या तो सजेस्टेड में, ये सब में चेंज करेंगे, ठीक है। अगला देखिए कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे, वहां पर किसका यूज करेंगे, कंजक्शन टू का। उसके बाद हमेशा आपको ध्यान रखना है टू के बाद हमेशा V1 आता है, V1 ही लिखेंगे। अगला टेंस प्रोनाउन का जैसे अभी तक यूज कर पा रहे थे उसी तरीके से यूज करेंगे। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के जरिए पूरा क्लियर करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस को अच्छे तरीके से समझना, आपको जाना नहीं है, बिल्कुल समझना है, ठीक है। और मैं हमेशा अभी तक कह रहा हूं और फिर से कहता हूं कि ये बोनस है आपका नरेशन, वॉइस और नरेशन ये सब बोनस होते हैं। और एक बार ये वीडियो कंप्लीटली देखते हैं तो आप बोनस, आपको भी लगेगा ये एक बोनस ही है, ठीक है। आपको क्या लगेगा, ये बोनस ही है। चलिए एग्जाम्पल शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, सी सेड टू मी। पहला एग्जाम्पल क्या है साथियों, पहला एग्जाम्पल है कि सी सेड टू मी डू नॉट कम हेयर। अब देखिए सेड टू को क्या लिखेंगे, सी सेड टू मी डू नॉट कम हेयर। अब इसका हिंदी देखिए कि उसने क्या कहा कि यहां पर नहीं आना है, ठीक है, यही तो कहा। अब दो तरीके से कह सकते हैं, या तो सी फॉरवर्ड मी, फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, मना करना। तो देखिए या तो यहाँ निगेटिव था तो निगेटिव को इधर ही हमने ला दिया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। निगेटिव इधर था, एक मिनट, देखिए निगेटिव इधर था आपका तो निगेटिव को हमने इधर ला दिया, सी फॉरवर्ड मी, ये निगेटिव हो गया, उसने मना कर दिया इधर आने के लिए। या फिर इधर हम पॉजिटिव ही रखते हैं, इधर निगेटिव करते हैं, तो क्या लिखेंगे, सी ऑर्डर्ड मी, है ना, सी ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम हेयर। आपको ध्यान रखना टू के बाद हमेशा V1, टू के बाद हमेशा V1, क्लियर। और हेयर का देयर, हेयर का देयर, ठीक है, ये सब बेसिक रूल है, ध्यान रखना है आपको। अगला एग्जांपल देखते हैं, ये क्लियर हो गया होगा, एक मिनट। चलिए अगला आगे देखिए, अगला एग्जांपल नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जांपल नंबर सेकंड है कि ही सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ। क्या लिखा हुआ है, ही सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ। अब देखिए सेड वो क्या कर रहा, ऑर्डर दे रहा, तो ही ऑर्डर्ड देम, किसी को दे रहा होगा ना, तो ही ऑर्डर्ड देम टू कॉल, कॉल के पहले क्या लगेगा, टू कॉल द फर्स्ट विटनेस देन। नाउ का किस में चेंज करेंगे, नाउ की जगह पर देन। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा, ये भी बहुत इजी था। अगला देखते हैं, अगला थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर है कि सी सेड, देखिए थर्ड नंबर क्या लिखा हुआ है कि सी सेड स्प्रेड द क्लोथ्स इन द सनलाइट एंड डू नॉट वॉश एनीथिंग एल्स। ठीक है, ये मतलब लंबा चौड़ा है लेकिन डराने वाला है। देखिए बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें। क्या लिखा हुआ है, स्प्रेड द क्लोथ्स इन द सनलाइट एंड डू नॉट वॉश एनीथिंग एल्स। सी सेड, तो सी ऑर्डर्ड हिम, ठीक है, किसी को तो दे रहा होगा, सी ऑर्डर्ड हिम। क्लियर, टू स्प्रेड, स्प्रेड के पहले क्या लगाएंगे, टू स्प्रेड, सी ऑर्डर्ड हिम टू स्प्रेड। अब देखिए द क्लोथ, इसके बाद जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, उसको ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ था, ये जो भी लिखा हुआ था, देखिए क्लोथ्स इन द सनलाइट एंड नॉट टू, देखिए डू नॉट था तो नॉट टू वॉश, क्योंकि वॉश के पहले, वॉश भी तो V1 ही है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, वॉश भी तो V1 ही है, ये V1 है तो V1 के पहले टू का प्रयोग, ठीक है, 2 + V1, बात समझ में आ रहा होगा। तो टू वॉश एनीथिंग एल्स, तो मतलब बहुत इजी है ये, कुछ भी ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, मेहनत नहीं करना ज्यादा है ना। अगला देखिए, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स स्टैंड एट ईच। ठीक है, फिर से देखिए सेड टू द, तो कैप्टन क्या करता है, कमांड करता है ना, तो कमांडेड, यहाँ क्या लिखेंगे साथियों, द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स। क्या लिखेंगे, द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू स्टैंड एट ईच। ठीक है, स्टैंड के पहले हमने टू लगा दिया, टू स्टैंड एट ईच, कुछ नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, अंतिम आपका है कि माई मदर सेड टू मी हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। तो माई मदर एडवाइस मी, ये क्या है, सलाह है। ठीक है, आपको कोई मतलब जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है कि ऐसा ही करो। माई मदर, तो माँ क्या कर रही है, सलाह दे रही है कि माई मदर एडवाइस मी टू हेल्प, हेल्प के पहले टू हेल्प अदर्स बट डू नॉट को क्या लिखेंगे, नॉट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। तो ये समझ में आ गया होगा साथियों, क्लियर, ये क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक हमने 3 पढ़ा, क्या क्या, असर्टिव, ठीक है, असर्टिव का रूल देखा, उसके बाद क्या हमने देखा, ये इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंपरेटिव। सीधा सीधा असर्टिव में क्या था, देखिए एक काम करते हैं, एक्सक्लामेटरी भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक बार मैं क्विक रिवीजन आपको करा दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है। एक्सक्लामेटरी तो मतलब ऐसा चीज जिससे बहुत ज्यादा मतलब दुख हो, खुशी हो, हाँ मतलब ये होता है ना, बहुत मतलब एक लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा खुश हो गए, बहुत ज्यादा दुखी हो गए, वही है। तो देखिए इसका देखते हैं, पहले रूल ही देख लेते हैं डायरेक्टली
कि अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आए तो आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। इसका रूल ही देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला रूल नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कहीं पर आपको सेड प्लस एल्स मिले, ठीक है, सेड प्लस एल्स मिले तो आपको चेंज करना है एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में। फिर से सेड प्लस एल्स मिले तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अगर सेड प्लस हरी मिले, सॉरी हुर्रे, है ना, सेड प्लस हुर्रे मिले, जैसे बोलते हैं ना कोई चीज ज्यादा खुश हो जाता है तो हुर्रे, है ना, हुर्रे जीत गए मैच, है ना, ऐसा वो बोलते हैं। तो सेड प्लस, देखिए आल्स आपका मतलब दुखी का वर्ड है ना, आल्स आह इसको बोलते हैं आह, है ना। तो हरी सॉरी हुर्रे मतलब क्या, बहुत ज्यादा खुश, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगला देखिए सेड प्लस फायर है या फिर उफर है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे एक्सक्लेम्ड विद डिस्पाइज या फिर डिस्गस्ट। इसका मतलब घृणा के सेंस में होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, घृणा के सेंस में। बहुत लोगों को इसका मतलब डिस्पाइज का मतलब नहीं आ रहा होगा, या फिर डिस्गस्ट, दोनों का मतलब घृणा ही होता है, ठीक है, नफरत। अगला देखिए सेड प्लस वॉर है, वॉर मतलब क्या होता है, कोई चीज मतलब देख के खुशी होती है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगला देखिए सेड प्लस ओह है, तो या तो सरप्राइज भी होते हैं या फिर रिग्रेट, मतलब आप पश्चाताप भी करते हैं ना आप, मतलब रिग्रेट मतलब क्या होता है, कोई भूल हो गई तो आप मतलब अफसोस जाहिर कर रहे हैं। सेड प्लस ओह है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या फिर रिग्रेट। क्लियर। तो ये पहला रूल था, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपका पहला रूल बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान रखना है। अगला देखिए ये रूल में ये थोड़ा क्लियर कर लेता हूं। चलिए इतना रहने देते हैं। चलिए अगला देखिए आपका मतलब सेकंड नंबर है रूल कि कंजक्शन डैट का प्रयोग करना है। आपको क्या करना है, कंजक्शन डैट का प्रयोग करना है हमेशा, ठीक है, कंजक्शन डैट का प्रयोग करना है। अभी एग्जांपल देखेंगे समझेंगे, और बाकी वही है टेंस प्रोनाउन का जैसे हो रहा था वैसे करेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट कि सी सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। अब देखिए सी सेड हुर्रे, तो देखिए सेड प्लस हुर्रे को किस में चेंज करते हैं, सेड प्लस हुर्रे को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। डैट, इसके बाद कंजक्शन डैट का प्रयोग, डैट देखिए वी के जगह पर क्या लिखेंगे, वी हैव, तो वी के जगह पर क्या लिखेंगे, दे हैड वॉन द मैच। क्लियर, वॉन दैट मैच, दिस के जगह पर दैट मैच, ये क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, अगला लिखा हुआ सी सेड हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। क्या लिखा हुआ है, सी सेड हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। अब देखिए ये क्या है, ये खुशी का है, मतलब हाउ ब्यूटीफुल मतलब ये बहुत ज्यादा खुशी। तो ये देखिए यहाँ क्या यूज करेंगे हम लोग, सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। यहाँ क्या यूज करेंगे, सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय डैट द रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल। देखिए यहाँ द रेन था, इसको हमने शुरुआत में ला दिया द रेन, इसके साथ वाज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल था वेरी ब्यूटीफुल, कोई दिक्कत नहीं, ये समझ में आ गया होगा। देखिए आपको एक बात ध्यान रखना कि एक्सक्लामेटरी में इसी तरीके से हम लोग चेंज करते हैं, इसमें ज्यादा रूल होता नहीं है, मतलब जैसे बस उसी तरीके से एज इट इज लिखते चले जाते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा एग्जाम्पल नंबर थर्ड है कि ही सेड ब्रावो। ब्रावो मतलब क्या करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा खुशी, ब्रावो यू हैव डन वेल। किसी को जैसे आप कोई बच्चा काम करते हैं तो क्या कोई आपके टीचर या फिर आपको मतलब आपके माता पिता आपको शाबाशी देते हैं, उसी को कहते हैं ब्रावो, बहुत बढ़िया, है ना। तो ब्रावो मतलब क्या, आपको अप्लॉड करते हैं, मतलब आपकी प्रशंसा करते हैं। तो ही अपलॉडेड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल, ठीक है। ही मतलब क्या, यू फॉर ही, है ना, यू सेकंड था। तो देखिए ही सेड ब्रावो मतलब आप ही को तो कह रहे, तो ही हैड डन वेल, ये समझ में ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका, वो देखते हैं साथियों। एक बार इसको मैं इरेज कर लूं थोड़ा सा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा कि सी सेड व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। सी सेड व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, तो ही देखिए व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, ध्यान से समझिएगा, ये समझिएगा व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, ये लिखा हुआ था यहाँ पर। अब यहाँ पर आप किसका यूज करेंगे, तो सी एक्सक्लेम्ड। यहाँ क्लियर नहीं हो रहा तो बस इतना ही रहने दे, सी एक्सक्लेम्ड, इसके बाद कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद डैट का प्रयोग, उसके बाद अब यहां से शुरू करें कहानी, इट वाज अ प्लीजेंट सरप्राइज। देखिए व्हाट अ प्लीजेंट था तो इट वाज अ, क्लियर। तो ये देखिए ये सारों ये जो एग्जांपल थे इसको आप रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। मैं देखिए आपको प्लिंथ टू पैरामाउंट का हर एक लाइन हर एक चीज इसलिए कवर करा रहा हूं ताकि रिवीजन मस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, रिवीजन बहुत जरूरी होता है। तो आप रिवीजन कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं आपका, चूंकि रिवीजन करेंगे तो बहुत सारा लाइन में आपको दिक्कत होगा कि ये क्या लिखा हुआ, इसलिए मैं आपको हर एक लाइन बाई लाइन आपको सॉल्व कराता चल रहा हूं। बाकी मैं आपको बहुत सारा एग्जांपल भी कराऊंगा, हर एक चीज क्लियर कराऊंगा, वो एडिशनल रूप में, क्लियर। चलिए एक्सक्लामेटरी हमने देख लिया, अब देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब क्या देखेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब होता है, देखिए इसका एग्जांपल से क्लियर करिए कि ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, मतलब जैसे क्या कर रहे हैं, ऑप्टेटिव मतलब जैसे कि
कोई चीज मतलब हम ये कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, प्रार्थना या इच्छा जाहिर कर रहे हैं, उसी को हम लोग ऑप्टेटिव कहते हैं। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, मतलब भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, है ना। तो देखिए ये यहाँ पर क्या होती है, या तो इच्छा करते हैं या तो किसी से प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब इच्छा और प्रार्थना का ही बोध है तो सेड के जगह पर किस में चेंज करेंगे हमें, तो जब ऐसा बोध हो रहा है तो सेड की जगह पर डायरेक्टली विश्ड या तो लिखेंगे या तो प्रेड लिखेंगे, ठीक है। अगर इच्छा जाहिर कर रहे हैं तो विश्ड, और अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रेड। सेड की जगह पर या तो विश्ड या तो प्रेड। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। अगला देखिए कंजक्शन डैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कंजक्शन किसका प्रयोग करते हैं, कंजक्शन डैट का प्रयोग करते हैं। अगला बाकी वही है सब, टेंस प्रोनाउन, ये तो मतलब रिपीट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सब में वही कर रहा है, बात क्लियर। टेंस प्रोनाउन जो है नियम के अनुसार, आपको नियम पता है अच्छे तरीके से, मैं इतना बार रिपीट कर चुका हूं, आपको याद हो गया होगा, क्लियर। तो नियम के अनुसार इसको चेंज करेंगे। आते एग्जाम्पल पर, सी सेड मे गॉड पैर्डन हिम, ठीक है। पैर्डन मतलब क्या होता है, क्षमा करना। तो देखिए सी सेड मे गॉड पैर्डन हिम, भगवान से क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो सी प्रेड। उसके बाद डैट, गॉड माइट, देखिए यहाँ मे था तो मे को किस में चेंज करेंगे, माइट में। याद करिए मॉडल्स वाला रूल, है ना, याद करिए मॉडल्स वाला रूल। तो ऐसा नहीं है मॉडल्स मतलब उधर ही था, सब जगह लगेगा, तो मे का माइट, गॉड माइट पैर्डन हिम, क्लियर। अगला देखिए दे सेड, अब देखिए हिम क्यों नहीं चेंज किया, चूंकि ये थर्ड पर्सन था। अगला देखिए दे सेड लॉन्ग लिव द किंग, अब ये क्या कर रहे हैं, ये भी प्रार्थना कर रहे हैं। दे प्रेड डैट, डैट आ गया, दे प्रेड डैट द किंग माइट, ठीक है, द किंग माइट लिव लॉन्ग, क्लियर, द किंग माइट लिव लॉन्ग, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने 4 पढ़ा, ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करिए। देखिए अभी तक हमने 4 आपको बताया, 4 सेंटेंस कौन कौन था। सबसे पहला था असर्टिव, ठीक है। असर्टिव में क्या था, चलिए मैं एक काम करता हूं, ब्लैंक ले लेता हूं, उस पर मैं थोड़ा सा हाँ देखिए अभी तक मैंने आपको 4 बताया, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला बताया था असर्टिव, ठीक है। दूसरा क्या बताया, दूसरा बताया आपको इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव दूसरा बताया। दूसरा मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव, क्लियर। तीसरा क्या बताया, तीसरा बताया आपको पहला था असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा था आई थिंक एक्सक्लामेटरी था ना, एक्सक्लामेटरी था, और चौथा क्या था आपका ऑप्टेटिव। तो ये 4 सेंटेंस आपको बताया, सब में आपको रूल देखना है, ठीक है, इस सबका रूल आपको रिवीजन करते रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर प्रेजेंट में हो, ठीक है, या फिर अगर फ्यूचर में हो, 2 चीज, अगर या तो प्रेजेंट में हो या तो फ्यूचर में। देखिए या तो अगर प्रेजेंट में हो या तो फ्यूचर में, क्या आपका क्या, तो ये आपका जो वर्ब होता है ना, वो अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है या तो प्रेजेंट में या तो फ्यूचर में, तो कोई चेंज करना ही नहीं है। अगर आपका पास्ट में अब आता है कंडीशन पास्ट में, ये मैं रिकॉल करा रहा हूँ, ये सारा कुछ मैं पहले बता चुका हूँ। अगर पास्ट में हो तो, अगर पास्ट में रहता तो क्या करते हैं हम लोग, अगर पास्ट में है तो भी 2 कैटेगरी, अगर उसमें कोई आ गया इडियम आ गया, फ्रेज आ गया, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, तो भी नो चेंज। और अगर नहीं आया तो सारा रूल अभी तक मैंने जो आपको बताया, ठीक है, जो भी सारा रूल आपको मैंने बताया, अभी देखिएगा ये जो भी रूल था आपका देखिए यहां से रूल आपका शुरू होता है, चेंज इन टेंस, टेंस कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, फिर चेंज इन मॉडल्स, मॉडल्स कैसे चेंज करेंगे, टाइम एंड प्लेस। तो ये जितना भी रूल था वो आपका था उसमें, ठीक है। अगर वो मतलब वैलिड नहीं होता तो। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो आपको देखना है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको आप मतलब ऐसा कह सकते हैं, हर एक पॉइंट को आप स्टार लगा सकते हैं। देखिए क्या है, अगर कहीं भी आपको नीड नॉट दिखे, कहीं भी आपको नीड नॉट दिखे, यूज टू दिखे, ठीक है, वुड रादर दिखे, वुड बेटर दिखे, ठीक है, हैड रादर दिखे, हैड बेटर दिखे, कहीं भी अगर ये दिखता है तो नो चेंज, ठीक है। कहीं भी अगर ये दिखता है तो क्या करेंगे साथियों, नो चेंज, मतलब कोई भी चेंज हम नहीं करते हैं। ये समझ में आ गया। जैसे देखिए ही सेड आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस, तो देखिए ही सेड, तो ही सेड दैट हमने लिख दिया यहाँ पर, सॉरी, देखिए ही सेड, तो ही सेड दैट आई यूज्ड टू, तो आई की जगह पर ही, यूज्ड टू की जगह पर यूज्ड टू, यही तो हमें देखना था, कोई चेंज नहीं, क्लियर। बाकी एज इट इज जो चल रहा है वही लिख देंगे हम लोग। अगला देखिए एग्जांपल, अगला है कि अगर पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग टाइम क्लाउज में हो तो भी कोई चेंज नहीं, ठीक है। देखिए 4 चीज मैं एक साथ कवर करता हूं। अगर पास्ट कंटिन्यूअस हो, ठीक है, क्या हो साथियों, अगर पास्ट कंटिन्यूअस हो, और पास्ट कंटिन्यूअस किस में हो, टाइम क्लाउज में हो। टाइम क्लाउज, अगर टाइम क्लाउज में हो, मैं क्लियर करता हूं टाइम क्लाउज क्या होता है। क्लाउज मतलब तो पता है 2 पार्ट में, और टाइम क्लाउज में व्हेन व्हाइल आई वाज स्टडीइंग यू वेयर प्लेइंग, ये क्या, अगर इस तरीके से लिखा रहता है कोई भी चीज तो
उसको हम लोग कहते हैं टाइम क्लाउज, ठीक है। व्हाइल आई वाज स्टडिंग यू वेयर प्लेइंग, दो क्लाउज तो हो गया ये, और टाइम का बोध हो रहा है, ठीक है, सेम टाइम, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका टाइम क्लाउज हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी टाइम क्लाउज हो तब अगर पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो भी नो चेंज, समझिएगा, अगर पास्ट कंटिन्यूअस रहा तो भी नो चेंज, ठीक है। अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट रहा तो भी नो चेंज, ठीक है। एक साथ मैं रिलेट करके आपको समझा रहा हूं ताकि याद रहे। साथ ही ये तो टाइम क्लाउज हो रहा था, अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट रहे, ठीक है, अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट रहे, देखिए तीनों अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट रहे और दो साइमल्टेनियस एक्शन में हो तो भी टेंस में नो चेंज, और अगर पास्ट इंडेफिनिट में और कोई हिस्टोरिकल घटना के लिए हो तो भी नो चेंज। फिर से समझिएगा, ये भी नो चेंज और ये भी नो चेंज, क्लियर। अगर पास्ट कंटिन्यूअस, जैसे देखिए ही सेड टू मी व्हाइल आई वाज स्टडीइंग यू वेयर प्लेइंग, यही तो था। अब देखो व्हाइल आई वाज स्टडीइंग, ये आपका टाइम क्लॉज में था, तो व्हाइल आई के जगह पर चेंज कर दीजिए ही वाज स्टडीइंग, यू के जगह पर चेंज कर दीजिए आई वाज प्लेइंग, बाकी सारा कुछ एज इट इज ही रह जाएगा। उसी तरीके से अगला देखिए, ही सेड व्हेन आई मेट हिम, ठीक है, ही सेड व्हेन आई मेट हिम ही वाज प्लेइंग, ये भी टाइम क्लॉज में, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, कोई दिक्कत नहीं है ना। व्हेन आई मेट हिम है तो ही सेड दैट व्हेन ही मेट हिम, सिर्फ हम प्रोनाउन का चेंज कर रहे हैं, बाकी सब वैसा ही हो गया, ठीक है। ही, तो ही के जगह पर ही वाज प्लेइंग, ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। नो चेंज, इसका नो चेंज कैसे हो वो देखिए, जब कोई साइमल्टेनियस एक्शन हो, जैसे देखिए एग्जांपल इसका मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं यहाँ पर, देखिए एग्जांपल देखिएगा कि सी सेड, क्या लिखा हुआ है, सी सेड आई प्रिपेयर्ड द टी एंड ही फ्राइड द चिप्स, क्या लिखा हुआ है, सी सेड आई प्रिपेयर्ड द टी एंड ही फ्राइड द चिप्स, मतलब सेम टाइम, ठीक है, मैं चाय तैयार कर रहा था, वो चिप्स फ्राई कर रहा था, मैं चाय तैयार कर रहा था, वो चिप्स फ्राई कर रहा था, क्लियर, रिलेट करिए, मैं चाय तैयार कर रहा था, वो चिप्स फ्राई कर रहा था, साइमल्टेनियस एक्शन। तो टेंस में क्या होगा साथियों, नो चेंज, आई के जगह पर सी, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, यहाँ सिंपली लिखेंगे हम आई के जगह पर सी, ठीक है, और ही के जगह पर ही रह जाएगा, क्योंकि आई फर्स्ट था तो सी के अकॉर्डिंग सी, और ही तो आपका थर्ड है तो ही के जगह पर ही, तो यहाँ भी नो चेंज। अगला देखिए चौथा में कैसे नो चेंज हुआ, पास्ट इंडेफिनिट तो है और हिस्टोरिकल, जैसे ही सेड गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो उसको एज इट इज हमें लिखना होगा, क्यों, समझिए, देखिए कोई चीज में सवाल करिए व्हाई, है ना, ऐसा क्यों। अगर इसमें हम कुछ चेंज करते हैं, ठीक है, अगर इसमें कोई चेंज हम करते हैं तो ये पूरा मतलब पास्ट का जो है वो मतलब अलग हो जाएगा, मतलब जैसे गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो अगर इसमें कुछ भी हम टेंस चेंज कर दिए तो ये तो पहले हो चुका है ना, तो अगर कोई चीज हम इसमें टेंस में चेंज करते हैं, चूंकि ये हिस्टोरिकल, ये फिक्स है, तो वो गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं करते हैं। चलिए कुछ और देखते हैं, ऐसे रूल जो आपको भूलने नहीं है, उसका रूल नंबर 6 देखिए, अगर कहीं विल या शैल दिखे तो आपको क्या बता रहा था कि अगर कहीं भी विल शैल दिखा तो हमें वुड शुड में ही चेंज करना है, लेकिन जरूरी नहीं, विल और शैल का प्रयोग हम लोग, विल और शैल का चेंज हम लोग शुड में भी, सिर्फ और सिर्फ शुड में भी कर सकते हैं अगर सेंटेंस सलाह से रिलेटेड हो। जैसे देखिएगा कि ही सेड आई शैल कम टुमारो, तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, ही सेड दैट, आई के जगह पर ही, शैल के जगह पर शुड, तो ही के जगह पर वुड, तो ये तो वुड हो गया, लेकिन आपको पता है यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर वुड, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि थर्ड पर्सन के साथ हमेशा वुड ही हो, अगर कहीं पर सलाह से संबंधित हो, जैसे देखिए सी सेड टू मी व्हाट शैल आई डू आफ्टर द एग्जाम, ये क्या करना है, आप सलाह ले रहे हैं, है ना, किसी से सलाह ले रहे हैं कि एग्जाम के बाद क्या करें, क्लियर। तो यहाँ पर सी तो होगा, आई के जगह पर सी तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर सी के जगह पर वुड नहीं बल्कि शुड का प्रयोग करेंगे, बात क्लियर। बस यही था आपका रूल नंबर 6, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है साथियों। अब आते हैं रूल नंबर 7, ये आपको भूलना नहीं है कि वाक्य के अर्थ को देखते हुए कई बार मॉडल्स में चेंज आते हैं, ठीक है, इसमें तो देखिए इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, तो इसमें देखिए इसके अर्थ के अकॉर्डिंग ये 7 नंबर रूल कब क्लियर आपका होगा, जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते होंगे, ठीक है, जब या फिर आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा मजबूत होगा। जैसे देखिए सी सेड इफ आई गेट सिलेक्टेड आई नीड नॉट टेक एनी एग्जाम फर्दर, क्लियर, क्या लिखा हुआ है कि सी सेड इफ आई गेट सिलेक्टेड आई नीड नॉट, यहाँ पर देखिए आई नीड नॉट टेक एनी एग्जाम फर्दर, यही तो लिखा हुआ है। अब इसको चेंज करिए, आप किस तरीके से चेंज करेंगे, ठीक है, आप इसको किस तरीके से चेंज करिएगा, तो यहाँ पर लिखिएगा कि सी सेड दैट, ठीक है, सी सेड दैट इफ सी गॉट सिलेक्टेड, यहां तक तो सही है, आई नीड नॉट, तो सी, अब देखिए नीड नॉट लिखा हुआ, आपको लगेगा अच्छा नीड नॉट है तो नो चेंज, ठीक है, अभी आपको यहाँ पर बताया तो गया था,
देखिएगा यहाँ पर बताया गया तो गया था नीड नॉट है तो नो चेंज, लेकिन यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग नीड नॉट लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। नीड नॉट के यहाँ पर वुड नॉट लिखेंगे, बात क्लियर। अगला देखिए, ही सेड नीड आई सेंड एन ईमेल। क्या लिखा हुआ है सेंटेंस नंबर 2 कि ही सेड नीड आई सेंड एन ईमेल। देखिएगा साथियों ये भी अच्छा सेंटेंस है, इसका कैसे आप बनाएंगे तो इसको लिख सकते हैं ही सेड नीड आई सेंड एन ईमेल, तो ही आस्क्ड मी, ठीक है। ही आस्क्ड, आई की जगह पर मी, ही आस्क्ड मी इफ, आई के लिए ही, इफ ही हैड टू सेंड एन ईमेल, क्या हो जाएगा इफ ही हैड टू सेंड एन ईमेल। यहाँ पर देखिए नीड का प्रयोग फिर से यहाँ गायब कर दिया गया। अगला देखिए, ही सेड व्हेन आई वाज अ किड आई कुड नॉट टू गो आउट अलोन। अब देखिए यहाँ पर कुड का प्रयोग किस लिए किया गया है, यहाँ पर कुड का प्रयोग ऑर्डर के लिए किया गया, अनुमति के लिए किया गया, ठीक है। मतलब ये यहाँ पर लेट कर पा रहे होंगे तो अंडरस्टैंडिंग आप इसको समझिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि बहुत जगह पर ये सारा रूल फेल करता है और वो एकमात्र जगह होता है वहां पर आपका ये काम करता है, अंडरस्टैंडिंग। क्लियर। तो अंडरस्टैंडिंग के बारे में आपने बहुत सारे लोगों से सुना भी होगा कि अंडरस्टैंडिंग मजबूत करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आपको नॉवेल्स पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। नॉवेल्स पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर मतलब कुछ देर ही सही लेकिन पढ़ना चाहिए, तब आपका इंग्लिश मतलब सही मायने में इंप्रूव हो सकेगा। क्लियर। चलिए अगला तो इसको कैसे चेंज करेंगे, ही सेड दैट व्हेन ही वाज अ किड, ठीक है। आई के जगह पर ही वाज अ किड आई कुड नॉट गो आउट अलोन, तो ही वाज नॉट अलाउड टू गो आउट अलोन। अब देखिए कुड को यहाँ पर हमने गायब ही कर दिया, ठीक है। सीधा सिंपली लिख दिया ही वाज नॉट अलाउड टू गो आउट, ठीक है। उसको मतलब उसको अनुमति नहीं मिल रहा था, उसको मतलब अलाउ नहीं किया जा रहा था बाहर जाने के लिए, तो नॉट अलाउड। क्लियर। अगला देखिए, सी सेड रोहित यू मस्ट बी प्रूडेंट। अब फिर से समझिएगा क्या लिखा हुआ, सी सेड रोहित यू मस्ट बी प्रूडेंट। अब कैसे, यू मस्ट बी प्रूडेंट यहाँ पर ऑर्डर के लिए यूज हुआ है, सी सेड रोहित यू मस्ट बी प्रूडेंट, तो सी ऑर्डर्ड रोहित टू बी प्रूडेंट। मस्ट यहाँ पर फिर से गायब कर दिया। क्लियर साथियों, यहाँ पर फिर से मस्ट को गायब कर दिया गया, ठीक है। मस्ट का यूज यहाँ पर है ही नहीं। तो देखिए अगर ओवरऑल बात करें तो ये आपका रूल नंबर 7 था, ये आपका इंपॉर्टेंट था बहुत ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर से आपको ये सीखना है, ठीक है। यहाँ पर से आपको ये सीखना है कि कैसे हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग बहुत सारे मॉडल्स में चेंज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मॉडल्स में, ऐसा नहीं सब कुछ में चेंज कर दी। क्लियर। तो साथियों ये आपका कंप्लीट ऐसा अगर हम बोले तो कंप्लीट आपका ये जो था प्लिंथ टू पारामाउंट का नरेशन, प्लिंथ टू पारामाउंट बुक का नरेशन टॉपिक, ठीक है। प्लिंथ टू पारामाउंट का नरेशन टॉपिक का जितना भी थ्योरी वाला पार्ट था विद एक्सप्लेनेशन विद इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं एग्जाम्पल, मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कराया, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपका नरेशन का थ्योरी पार्ट अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा। फिर मिलेंगे हम लोग इसके क्वेश्चन वाले पार्ट में भी, और मैं एक बार फिर से रिकमेंड करूंगा कि ये जो बुक आपको दिखाई दे रहा है फ्रॉम प्लिंथ टू पारामाउंट बाय नीतू सिंह, ये बेस्ट बुक है आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आप इस बुक का हर एक लाइन को अच्छे तरीके से समझ जाएं, आपका ग्रामर का कोई भी सेगमेंट छूटने वाला नहीं है, ठीक है। और अगर ये बुक में किसी भी पार्ट में दिक्कत आती है, तो आप इस चैनल में विजिट करें। इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको प्लिंथ टू पारामाउंट बाय नीतू सिंह का हर एक वीडियो सोल्यूशन आपको वहां पर अवेलेबल है इस चैनल के प्लेलिस्ट में। तो वहां पर जाकर आप हर एक वीडियो से आप सीख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, साथ ही साथ मैं कुछ एडिशनल भी आपको बताया हूँ, तो वहां पर जाकर इन सारी चीजों को आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक बेस्ट है आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए साथियों, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपका ये जो नरेशन वाला पार्ट था काफी अच्छा रहा, और आपका अगर नरेशन में कोई किसी भी तरीके की परेशानी थी वो आपका दूर हो चुका है, ठीक है साथियों। फिर मिलेंगे हम लोग अगले पार्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सभी का, जय हिंद।